हेलो स्टूडेंट्स हम टूल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो रिसर्च टूल्स हैं उसमें से हमने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंक्वायरी फॉर्म के अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमने क्वेश्चनर पढ़ा। अब हम स्टूडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी अनुसूची होती क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चनर और अनुसूची में काफ़ी चीज़ें समान होती हैं, परंतु मैं एक लाइन में कहूँ तो अनुसूची जो है और प्रश्नावली दो अलग अलग टूल्स हैं। और अनुसूची जो है अनुसंधान करता है या आकलन करता है या अनुसंधान करता है, वो स्वयं अपने तथ्यों को इकट्ठा करता है और वहां पर रहकर अपनी सूचना, जो अनुसूची में क्या करता है, जो कह सकते हैं अनुसंधान करता या फिर आकलन करता, जो मेजरमेंट कर रहा है वो व्यक्ति स्वयं तथ्यों का खोज करता है उन प्रश्नों के आधार पर जिसकी उसको जरूरत है। और हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रश्नावली में जहां से सूचना लेनी है वहां पर मतलब जो समस्या से संबंधित डाटा है उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, परंतु अनुसूची में पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, जैसे हम एग्जाम्पल क्या है, मैं प्रश्नावली का एग्जाम्पल कहता हूँ। हमारा कोई भी प्रश्न पत्र ले लो, वो प्रश्नावली होगी। जैसे हम कंपटीशन का एग्जाम दे लें तो वो क्या है, प्रश्न पत्र हो गया। हमें जैसे मान लीजिए अभी टीचर की वैकेंसी आई 69,000, वो जब हमने वो टेट दिया या सुपर टेट देते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन आ रहा है, जिससे हम क्या करते हैं, जो आकलन करता है, जो एजेंसी है, वो क्या कर रही है, हमारी मानसिक योग्यता का अध्ययन कर रही है और वो पता कर रही है कौन बच्चा अच्छा है, उसे वो नौकरी दे देगी। और शेड्यूल क्या है, शेड्यूल का एग्जाम्पल हम देख लें तो ये कह सकते हैं हम, जैसे जनगणना वाले व्यक्ति आते हैं, बाहर घर में जाते हैं और उनसे खुद पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे क्या चीज है, कि कितने लोग हैं, क्या पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। तो इसके लिए कोई भी जानकारी दे सकता है, उसमें पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है और उसमें पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं भरा जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा दोनों के उदाहरण से। मैं इसे और स्पष्ट करूं तो अनुसूची में प्रश्नों तो होते ही हैं प्रश्नावली की तरह, परंतु साक्षात्कारता या आकलन करता व्यक्ति से आमने सामने बैठकर स्थिति स्पष्ट करता है और प्रश्नों के उत्तर पूछ के स्वयं उसे भरता है। क्लियर। अब हम इसे मतलब रिटन फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। अनुसूची अवलोकन प्रणाली का ही एक संयंत्र है। क्लियर। प्रश्नावली और अनुसूची में अत्यधिक समानता है। अंतर केवल इतना है कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से साक्षात्कार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करता है, जबकि प्रश्नावली में परोक्ष रूप से वो अपने तथ्यों की जानकारी लेता है। अनुसूची सामग्री तथा तथ्यावलोकन की एक उपयोगी पद्धति है। जो अनुसूची है वो उपयोगी पद्धति है, क्योंकि उसमें जो है वो गलत भी भर दे देगा, उसे जानकारी नहीं है प्रश्नावली में, फिर भी उल्टा सीधा भर सकता है। परंतु यहाँ पर हम उसके जो कोई क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो हम उसे एक्सप्लेन करके अनुसूची में बता देंगे, इस तरीके से भरना है, ये है इसका मतलब। तो उसमें हमारी जो जानकारी आएगी वो तथ्यात्मक आएगी और उपयोगी आएगी। इस विषय वस्तु अनिवार्य अंग उनकी गहनता व उसके विस्तार की सीमाओं को निर्धारित करने वाली एक औपचारिक तालिका है। मूल रूप से ये आवश्यक है तथ्यों को संकलन से छूट जाने से बचती है तथा अनावश्यक तथ्यों के संकलन को रोकती है। क्लियर। अब हम एक स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। अनुसूची प्रायः प्रश्नों के लिए एक समूह के लिए प्रयुक्त किया नाम है, जो साक्षात्कारता द्वारा दूसरे व्यक्तियों के सामने आमने सामने की स्थिति को में पूछा और जाना जाता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं भाई शेड्यूल्स के कितने टाइप्स हैं। शेड्यूल्स के मुख्य रूप से 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे रेटिंग शेड्यूल। तीसरे नंबर पर आ जाता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मतलब इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल्स।
उसके बाद आ जाता है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल्स। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स। भाई इसमें 5 होते हैं। तो इसमें अवलोकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से अनुसूची के प्रश्नोत्तर नहीं पूछता, बल्कि उसको स्थिति जानकर ही उसमें अपने जो प्रश्न है वो पूछ लेता है। जैसे एक एग्जांपल है कि भाई मैं किसी के घर गया, अब मैं मान लीजिए उसकी कंडीशन जानना चाहता हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहता हूँ। मैं घर गया उसके, तो मैंने देखा उसका घर क्या है, मिट्टी का घर बन रहा है, और मतलब मिट्टी का घर बनना है, छप्पर पड़ा हुआ है। तो मैं उससे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा घर पक्का है या कच्चा है, तो मैं सामने दिख रहा है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे घर पे 4 व्हीलर है या नहीं है। तो इस तरीके के कॉलम होते हैं। आप जब इकोनॉमिक जनगणना करते हैं या इकोनॉमिक कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे बैंक के फॉर्म में भी भरे हुए होते हैं कि आपके क्या करते हैं, तो हमें कंडीशन दिख रही है कि उस व्यक्ति का बेचारे का घर कच्चा है, छप्पर पड़ा रहा है, तो उसके पास 4 व्हीलर कहां से होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रेटिंग शेड्यूल। रेटिंग शेड्यूल क्या होता है, इस अनुसूची का उपयोग वहां किया जाता है जहां अनुसूची के आधार पर मूल्य का निर्धारण अथवा मूल्यांकन करना हो। इसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि घटना विशेष के स्वरूप प्रदान करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुसूची किसी घटना में निहित कारणों के निश्चित कारणों को प्रतिक्रिया के स्वरूप में स्थिति मूल्यांकन को स्पष्ट करती है। कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक घटना के कारण व उसकी प्रतिक्रिया बताती है। भाई हमने कहा भाई हम किसी रेटिंग स्केल देनी है, तो हम एक मान लीजिए एक एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने गए, तो हम क्या करेंगे, भाई हम देखते हैं कि घटना का कारण क्या है। भाई मोड़ है, अचानक डायरेक्ट मुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, श्रेणीवार के ये मोड़ है, यहाँ पर सड़क सही नहीं बनी हुई है, यहाँ पे फिसलन है। तो इस तरीके की घटना का कारण पता लगाना क्या कहा जाता है, हमारा रेटिंग शेड्यूल। अब मान लीजिए हम कोई और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम क्लास में देख रहे हैं कि बच्चों को में ये क्रम है, ये क्रम ऐसा क्यों है। क्रम मतलब कि मोहन राम सबसे इंटेलिजेंट है, मोहन उससे कम इंटेलिजेंट, तो ये क्रम क्यों है। तो उसकी हम क्या करेंगे, जानकारी श्रेणीवार लेंगे। क्या कारण है कि सबसे एंड में श्याम आ रहा है इनमें, मगर सबको एक सी शिक्षा मिल रही है। उसके बाद आ जाते हैं संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची में की बात करें तो ये इस अनुसूची में कहा जाए तो संस्था से संबंधित विभिन्न समस्या मूलक परिस्थितियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई संस्था मूल्यांकन में क्या है, इन अनुसूचियों की रचना किसी प्रस्तुत संस्था के सम्मुख या समस्या के जानकारी के लिए की जाती है कि मतलब इस प्रकार में संस्था सर्वेक्षण अनुसूची की मदद से हम किसी संस्था की तत्कालीन अथवा पारस्परिक समस्याओं का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि हम जब संस्था के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं तो संस्था अनुसूची की इंस्टीट्यूशन सर्वे का अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरव्यू अनुसूची। इंटरव्यू अनुसूची है क्या, इस प्रकार के अनुसूची का उपयोग संग्रहित सामग्री के परीक्षण एवं परिपूर्ण सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या भाई हम क्या करेंगे, हमें सूचना प्राप्त करनी है तो हम इंटरव्यू द्वारा किसी से जानकारी ले लेंगे। मान लीजिए हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम उससे डायरेक्ट पूछ के इंटरव्यू टाइप करके जानकारी ले लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके की जो अनुसूची होती है वो इंटरव्यू शेड्यूल कहलाती है। जैसे इंटरव्यू के समय हम क्या करते हैं, भाई हमें पास क्या हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हम इंटरव्यू के थ्रू किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। अब आ जाती है प्रलेख अनुसूची यानी डॉक्यूमेंट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट शेड्यूल की बात करें तो सामान्यतः प्रमाण योग्य तथ्यों के निश्चितकरण के लिए और तथ्यों की जानकारी के लिए जो शेड्यूल है, तथ्यों की जानकारी निकालते हैं हम, तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा डॉक्यूमेंट्स अध्ययन करने पड़ते हैं। कि जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए किसी की जॉब लगी और हमें उसकी जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके देखते हैं हमें जॉब देनी है तो हम क्या करते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई करते हैं। उसने इंटर किया है, इंटर में कितने परसेंट है और क्या करा है, बीकॉम किया है, बीएससी करिए, ये जो भी करिए, हम जिस के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर हम उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं अनुसूची के माध्यम से। क्लियर। ये हमारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो क्या है अनुसूची की विशेषताएं क्या है।
इसकी विशेषताएं क्या है भाई? एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड शेड्यूल में क्या होना चाहिए? प्रश्नों की स्पष्टता हो, प्रश्न जो हो स्पष्ट हो, क्लियर भाई, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ना हो, इनके सबके अर्थ जो हो स्पष्ट हो, अलग अलग हो, और सबका अर्थ समझ में आना चाहिए जो जैसे उत्तर देना है। संक्षिप्त प्रश्न हो, प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, यानी इतना मतलब प्रश्न इतना बड़ा ना हो कि व्यक्ति समझ ना पाए। उसके बाद आ जाता है परस्पर पुष्टि करने वाला प्रश्न। भाई प्रश्न ऐसा हो कि जो अपने प्रश्नों की पुष्टि कर दे। कहने का मतलब क्या है? इस प्रकार के प्रश्न से तात्पर्य उन प्रश्नों से है जिसका क्रम इस रूप में नियोजित हो कि द्वितीय प्रश्न का उत्तर प्रथम प्रश्न के उत्तर का सत्यापन करे। समझ में आ गए? जैसे हमने कहा कि किसी बच्चे से हमने कहा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करते हैं। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा तुम्हारी खेती कौन करता है, तो पापा ही करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, तो दूसरा प्रश्न कौन करता है? तो क्लियर हो गया कि पापा ही करते हैं, तो ये पापा कौन है? कृषक है, कृषि करने वाले हैं। तो प्रश्न दूसरे को पुष्टि करने वाला हो। तथ्यक प्रश्न हो, यानी सॉरी पृथक प्रश्न हो, ये पृथक लिखा है, सॉरी क्या लिखा है? पृथक। प्रश्न की जो स्टाइल हो पृथक हो, एक दूसरे से मिले सिमिलर ना हो, प्रश्न अलग अलग हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, निर्देशन प्रश्न। प्रश्न कैसे होना चाहिए? निर्देशक होने चाहिए। निर्देशक प्रश्न से अभिप्राय उन प्रश्नों से है जो उत्तरदाता को प्रश्न के उत्तर की ओर संकेत करते हो। मतलब भाई हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न से ही इंडिकेट हो जाए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। क्लियर? समझ में आना चाहिए। भावाघात ना पहुंचाने वाले प्रश्न, यानी कि जो कहा जाए कि आदमी को जो दुख ना पहुंचाए, उस तरीके के प्रश्न होने चाहिए। क्लियर? जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो तुम्हारे पिताजी ना करके कैसे मार गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए तो हो गया, ठीक है, ऐसे प्रश्न ना हो जिससे किसी के पर्सनल दुख पहुंचे। उसके बाद आ जाता है निर्दिष्ट प्रश्न। अनुसूची में शामिल किए गए प्रश्न सदैव निर्दिष्टित होने चाहिए। इस निर्दिष्टित लाने के लिए प्रश्नों की रचना करने के लिए निश्चित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।